गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हम इनकम टैक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो लेक्चर से। ठीक है, अब हम अगले सब्जेक्ट पर आते हैं, वो है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, तब तक आप इनकम टैक्स के तीनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, मैंने सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, और कोई डाउट्स अगर आते हैं तो वो भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन रिवीजन जरूर करना उन तीनों सब चैप्टर का। तब तक मैं अकाउंटिंग का एक ऐसा चैप्टर ले रहा हूं जिसमें आपको इजीली बात समझ में आ जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो वीडियो लेक्चर से इजीली समझ में आ जाए। जो बड़े चैप्टर हैं, टफ चैप्टर हैं, उनको हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे। सेम पॉलिसी यहां पर भी रखेंगे। इनकम टैक्स में हमने ऐसा ही किया था, यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स में हमारा एक चैप्टर सिंगल एंट्री मींस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये अधूरा रह गया था और अचानक से लॉकडाउन आ गया था। तो उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चंस बड़े भी हैं, तो आप उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिए, जितने भी क्वेश्चन अपने बचे। उसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो इस नए चैप्टर का नाम है आपका, आप अपने नोट्स सामने रखिएगा। इसकी प्रिंट आउट मैंने आपको दे रखी है ऑलरेडी, आपके नोट्स में है ये चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, चैप्टर नंबर 11, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो वैसे भी मैं रेगुलर क्लासेस में एंड में करवाता था, और अक्सर इसके मैक्सिमम क्वेश्चन होमवर्क रहते थे बच्चों पर। तो यहां पर आपको इसकी मेन पॉइंट में सारे समझा देता हूं, चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स में भी मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज होते क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज मींस वही जो आप पहले फाइनल अकाउंट्स नाम जानते थे। अक्सर पहले फाइनल अकाउंट्स वर्ड बोला जाता था, आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बोला जाता है। आपने 11th 12th क्लास जब पढ़ी होगी तब फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि हम ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाते थे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें अक्सर आती है। कौन कौन सी? ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो। कैश फ्लो के लिए अपने पास चैप्टर अलग से है, मैंने अपने नोट्स में अलग से दिया, तो अभी कैश फ्लो वाला पार्ट हम यहां नहीं पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ेंगे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आप सब जानते होंगे कि कंपनीज एक्ट की जब बात आती है तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3, ठीक है, शेड्यूल नंबर 3 में बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट दे रखे हैं। बहुत पहले 2 फॉर्मेट चलते थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट है और वो है वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट जैसा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, वो मैंने आपको आपके नोट्स में सामने दिया है, आप देखें। और ये पूरा फॉर्मेट हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको प्रायर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चैप्टर पढ़ाया था, तब P&L पूरा पढ़ाया था। ठीक है, हमने सेकंड ग्रुप में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। तो ये फॉर्मेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। आप सब जानते हैं आजकल ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड खत्म हो चुका है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी आदत थी कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ये सब लिखते थे, जीपी वगैरह। अब ऐसा नहीं होता। शेड्यूल 3 आपको डायरेक्ट शेड्यूल 3 का स्टेटमेंट क्या बोलता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड नहीं है, P&L अकाउंट वर्ड भी नहीं है, वहां है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो 2 फॉर्मेट हम पढ़ लेते हैं। आप देखिए जरा आपके नोट्स में, और यहां पर मैं स्क्रीन पर भी एक बार दे देता हूं। तो स्क्रीन पर हम देखेंगे, पहला फॉर्मेट है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट पार्ट 1 बैलेंस शीट। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे उतना अच्छा है। अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई कंपनीज की, लेकिन वहां हम कुछ हेडिंग इग्नोर भी करते थे, चलता था, क्योंकि वो चैप्टर किसी और पर्पस के लिए होते थे। ठीक है,
लेकिन ये वाला चैप्टर तो स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बता रहा है। तो अब यहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर आप जितना अच्छे से, जितने डिटेल नोट्स बनाकर आप उनको प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। शेड्यूल थर्ड वैल्यू से बहुत बड़ा है। आपके स्टडी मटेरियल में पूरा शेड्यूल थर्ड दिया भी है लास्ट किसी मॉड्यूल में, लेकिन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं मेन पॉइंट आपको यहां इस फॉर्मेट के साथ समझाता हूं। हालांकि हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो उनके लिए। तो आप देखेंगे फॉर्मेट एक ही है। पार्ट 1 में करंट ईयर्स फिगर भी दिए जाते हैं और प्रीवियस ईयर पीरियड भी। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीनों आएंगे शेयर होल्डर्स फंड में। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फॉर्मेट सभी को आता होगा, इसलिए मैं हर एक पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि 2 है। नंबर 1 शेयर कैपिटल और नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो अक्सर हर क्वेश्चन में आएगा। एप्लीकेशन मनी हर क्वेश्चन में नहीं आएगी, लेकिन ये 2 आएंगे। तो शेड्यूल नंबर आप 1 बना लोगे शेयर कैपिटल का, मतलब नोट नंबर 1। उसमें आप शेयर कैपिटल कौन कौन सी, जितनी आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी हो। अगर आपको इक्विटी प्रेफरेंशियल अलग अलग दिया वो बताएं। अगर उसमें आपको थ्राइस, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल सीनियर्स, ये सब भी दिए हैं, तो आप जितना डिटेल आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो उतना अच्छा है। क्योंकि चैप्टर स्पेशली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल थर्ड एंड डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों में जितने डिस्क्लोजर दिए वो सारे डिस्क्लोजर आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में आना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि ये मेन स्टेटमेंट होते हैं। कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर अगर कोई चीज चेक करता है तो सबसे पहले क्या चेक करता है, वो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। आगे है आपका इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटी मींस विच इज नॉट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के बारे में आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इस सबसे इजी, सबसे जनरल रूल है, पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। आप जिस दिन भी बैलेंस शीट बना रहे हो वहां से 12 महीने के अंदर जो पेबल है, ठीक है, वो सब करंट लायबिलिटी। और अगर एक और बात कि इसको भी हम बोल सकते हैं कि पेबल ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो कभी कभी ऐसे कुछ कंपनियां होती है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आप समझते हो ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करते समय WIP वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर सेल किया, फिर डेटर्स से पैसा रियलाइज हुआ। तो यानी स्टार्टिंग से एंड तक जो सर्कल कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ये पूरे सर्कल में अगर आपके 15 मंथ लग रहे हैं सपोज, ठीक है, तो फिर आपका करंट लायबिलिटी पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मींस पेबल विद इन 15 मंथ को भी हम करंट लायबिलिटी मिलेगी। ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका 16 महीने का है तो 16 महीने को भी हम करंट लायबिलिटी मिलेगी। लेकिन जनरली क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं होता, इसलिए जनरल प्रिजम्पशन है कि इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट, नो सच इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑपरेटिंग साइकिल अज्यूम्ड एज 12 मंथ। इसलिए ये रूल आया है कि करंट लायबिलिटी मींस पेबल विद इन 12 मंथ। ठीक, तो जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो सब क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी मींस पेबल आफ्टर 12 मंथ और पेबल आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्लियर? एक इसमें जरूर बताना चाहूंगा मैं कि आप देख रहे हो जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जनरली डिबेंचर्स होते हैं या फिर आपने कोई मॉर्गेज लोन बैंक से लिया वो होता है। लेकिन आपने देखा होगा उस लोन में से भी सपोज लोन लिया आपने और लोन में इंस्टॉलमेंट होती है, तो जो अगली 12 इंस्टॉलमेंट है वो करंट लायबिलिटी में आएगी और जो बाकी है वो नॉन करंट में आएगी। सपोज 10 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख रुपए में से
अगर आपकी 2 लाख रुपए भी देना विद इन 12 मंथ, तो 2 लाख आएंगे करंट लायबिलिटी में और 8 लाख जो आएंगे वो नॉन करंट लायबिलिटी में। ऐसे आप बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स पेबल या रिडम्पशन विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो वो करंट में लिखोगे आप। इन सब पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी पेबल विद इन 12 मंथ होता है, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड और नॉट ड्यू नॉट पेड, तो सारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन पर ही क्यों ना हो, वो हमेशा पेबल विद इन 12 मंथ होते हैं, इसलिए उनको कहां लिखेंगे हम, शॉर्ट टर्म में, मींस करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो आजकल लोन के भी 2 हिस्से होने लगे हैं, विद इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट करंट लायबिलिटी, आफ्टर 12 मंथ इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ध्यान रखना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट, ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स में दिखाए जाते हैं। ये होते क्या है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 नंबर, जो कि फर्स्ट ग्रुप से शिफ्ट होकर अब सेकंड ग्रुप में चला गया। तो सेकंड ग्रुप में समझाऊंगा मैं आपको इसके बारे में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और भी कुछ दी हो क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के वहां पर आपके नोट्स में लिखा होगा, शायद पहले भी लिखवाया था, और नहीं तो अभी लिख लीजिए। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड पेबल आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ये एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तब देने के होते हैं, इसलिए इनको जनरली कहां शो किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन से टैक्स प्रोविजन, ये शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको हम करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है, ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म होते हैं। फिर आगे देखें, आगे आपको लिखिएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के लगभग सारे पॉइंट मैंने समझा ही दिया आपको। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जनरली कौन कौन से आएंगे, तो आपने देखा वर्किंग कैपिटल बोरिंग्स। वर्किंग कैपिटल बोरिंग्स मींस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सीसी लिमिट, इस तरह के लोन यहां शॉर्ट टर्म में आते हैं। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, इस तरह की सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ। अदर करंट लायबिलिटी अगर कोई दी हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यानी कि वहां पे आप लिख लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक, इस तरह के प्रोविजंस यहां आएंगे। अब आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में भी वही बात, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आजकल एक नया वर्ड आया, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आजकल इसका हेडिंग फिक्स्ड असेट्स नहीं होता। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम फिक्स्ड असेट्स था, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो वहां का चेंज यहां पर भी कर दिया फॉर्मेट में कि आप पीपीई लिखेंगे, और पीपीई में टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। ठीक, अगर क्वेश्चन छोटा हुआ तो भी आपको कम से कम नोट्स में एक शेयर कैपिटल का बनाना पड़ता है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस का, और तीसरा नोट अगर कोई बनता है तो वो टेंजिबल असेट्स, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में टेंजिबल असेट्स ज्यादा दी होती है। ठीक है, अब टेंजिबल असेट्स में क्या, तो जितनी भी असेट्स आपके पास प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह है, फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन बिल्डिंग, जितनी भी है, उन सबका अगर ज्यादा डिटेल दे रखी हो सकता है आपको बहुत डिटेल दे रखी हो, ओपनिंग बैलेंस, एक्वायर्ड एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो आप जितना अच्छे से इसको डिस्क्लोज कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यानी आप कम से कम इतना करेंगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेट बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तब किसी क्वेश्चन में बता दूंगा मैं आपको। यानी आपको ग्रॉस बताना है, कॉस्ट, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट डब्ल्यूटीवी, तो 3 चीज कम से कम आपको शो करना है। इनमें अगर कोई चेंज हुए तो उतना प्लस माइनस हमको करना पड़ेगा। इंटेंजिबल में आप सब जानते हैं, इंटेंजिबल असेट्स यानी कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, बट एज पर S26 only purchase goodwill should be recorded. सेल्फ जनरेटेड गुडविल आजकल नहीं लिखी जाती। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कोई अंडर डेवलपमेंट आपकी कोई असेट है, बिल्डिंग बन रही है, ऐसे ही कोई इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट हो, तो ये सारे आपके नॉन करंट लायबिलिटी के केस में आएंगे, सॉरी नॉन करंट असेट्स में आएंगे। इसी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स आप समझ ही सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जिनको आपको मोर देन 12 मंथ,
12 महीने से ज्यादा होल्ड करना है। ठीक है, आपका अभी कोई इंटेंशन नहीं है 12 महीने तक बेचने का। तो ये क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सीखने को मिलेगा, वहां बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इफ इंटेंशन टू सोल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन इट इज क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ देन इट इज लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये तय कर लेना है उसी दिन जिस दिन आप खरीदते हो, तो वहीं तय हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। हो सकता है आप बाद में आपका इंटेंशन बदल जाए, आपने सोचा था लॉन्ग टर्म रखेंगे 2-4 साल बाद बेचेंगे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म क्लासिफाई कर लिया, लेकिन इस कोरोना के कारण आपने देखा मार्केट में कितना डाउन आया, तो आपको लगा कि यार बेच देते हैं इसको, लॉस बुक कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आपने सोचा था लॉन्ग टर्म बट बेचना पड़ा शॉर्ट टर्म। तो रिक्लासिफिकेशन के रूल्स वहां दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में आपको उपाय नहीं आएंगे। फिलहाल इस चैप्टर में आपको सिंपल अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है इट मींस लॉन्ग टर्म, और अगर वो टेम्पररी वर्ड लिख देते हैं टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इट मींस वो शॉर्ट टर्म। ठीक है, और जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, आपने अपने किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करती है या किसी से जॉइंट वेंचर करती है। जैसे लेटेस्ट अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक और रिलायंस ने एक डील की, तो ये क्या शॉर्ट टर्म होगी? डेफिनेटली उन्होंने 9.99% रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे फेसबुक में, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अपने बुक्स में इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये इंटेंशन क्वेश्चन होगा। अच्छा, अभी तक के किसी चैप्टर में ऐसी डिटेल बातें नहीं दी होती थी, लेकिन इस चैप्टर में आपको स्पेशली हर एक पॉइंट के साथ कुछ डिटेल डिस्क्लोजर दिया हो सकता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा होगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट के साथ ये सारी बात दी होगी, दैट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ, तो आप उस हिसाब से क्लासिफाई कर लेना। ठीक, डेफर्ड टैक्स असेट्स, अगला पॉइंट अपना डेफर्ड टैक्स असेट। अब डेफर्ड टैक्स असेट वही मैंने कहा S22 के हिसाब से, DTL भी आया था, DTA भी आया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स, ये सारे नॉन करंट में है। करंट में कौन कौन से? तो करंट इन्वेस्टमेंट अभी बताई थी मैंने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज वेदर रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, और जितना डिस्क्लोजर डिटेल देंगे उतना अच्छा है। अगर क्वेश्चन में बहुत सारे रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स हैं तो आपको एक सेपरेट नोट बना के उसका डिटेल डिस्क्लोजर देना चाहिए कि रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना, वर्क इन प्रोग्रेस इतना। ठीक है, और अगर उसमें क्वांटिटी वाइज डिटेल है तो क्वांटिटी भी शो करना चाहिए और उसका वैल्यूएशन भी। यहां पे लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स डेटर्स। डेटर्स में आपको एक बात देखने को मिलेगी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कि विद इन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ, यानी आपने क्रेडिट सेल जो की वो 6 महीने के अंदर वाले हैं या 6 महीने से पुराने वाले हैं, यानी डेटर्स कौन से हैं आपके पास। तो अगर 6 महीने से पुराने डेटर्स हैं तो उनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और विद इन 6 मंथ तो अलग से आएंगे, यहीं पर करंट एसेट्स में आएंगे लेकिन अलग अलग डिस्क्लोजर। ऐसे अगर आपने बेड डेट्स या बेड डेट्स प्रोविजन हुआ है तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सब जानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, सारे बैंक बैलेंसेस जितने भी है, चाहे करंट अकाउंट में हो, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा हो। वैसे कंपनी का क्वेश्चन है तो सेविंग अकाउंट का प्रश्न तो उठता नहीं है, करंट अकाउंट। तो कैश, बैंक बैलेंस, चेक्स इन हैंड, चेक इन हैंड। कई बार होता है कि कोई क्लाइंट आपको लास्ट में 30-31 मार्च को पैसा चेक दे गया, आप डिपॉजिट नहीं करवा पाए, डिपॉजिट नेक्स्ट डे करवाए, तब तक वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, और अदर कोई करंट असेट्स होते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। ठीक है, हालांकि ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे आप पार्ट 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ा स्पीड से बताता हूं क्योंकि ये भी, इसके तो बहुत क्वेश्चन किए हमने प्रायर पोस्ट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते हैं, अदर इनकम आप जानते हैं। बस इतना सा बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए आजकल सेल्स, टर्नओवर, रिसिप्ट, फीस ऐसा मत लिखा करो, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है।
अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जैसे बैंक, तो आपके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, ठीक है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए सेल ऑफ गुड्स ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। मैं प्रोफेशनल पर्सन हूं, मेरे लिए जो फीस कलेक्ट होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो मेन आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड इनकम जो होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अदर इनकम में, तो अदर इनकम में आप समझ सकते हैं, यहां पे अदर इनकम में मैंने एक बात लिखवाई होगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज रेवेन्यू नेचर। तो गवर्नमेंट से कई बार रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी मिलती है, अदर इनकम में आती है। कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने तो इन्वेस्टमेंट की इनकम, डिविडेंड वगैरह, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो फिर ये सब चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगी, ठीक। एक्सपेंसेस में आप देखें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल परचेज। ये सब प्लस माइनस कर लें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ रॉ मटेरियल की बात, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन बाहर आ जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर रॉ मटेरियल की परचेज नहीं लिखेंगे, यह स्टॉक इन ट्रेड जिसकी ट्रेडिंग करते हो आप, यानी बना बनाया माल खरीदते हो। सपोज आप, हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना हो, ट्रेडिंग कंसर्न, तो आप फिर रॉ मटेरियल थोड़ी लिखोगे, फिर आप सीधे परचेज लिखो। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्रीज, ध्यान रखना आजकल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। नीड नॉट डिस्क्लोज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स सेपरेटली, ओनली चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री शुड बी डिस्क्लोज। और हो सकता है वो ओपनिंग में भी 10,000 रुपए का स्टॉक था, क्लोजिंग में भी 10,000 का स्टॉक है, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज इन स्टॉक 0। इसमें आपको डिस्क्लोज नहीं करना है कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, डेफिनेटली चेंज इन 0 इट मींस अंडरस्टूड है, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल है, आपको नीचे मिलेगा, बताता हूं। फिर अगला हेडिंग अपना एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट, इसमें एम्प्लॉइज से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर आएंगे, सैलरी, रेम्युनरेशन, परक्विजिट, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिनांस कॉस्ट, इसमें सब तरह का इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट, सीसी लिमिट इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंटरेस्ट, ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें हर तरह का डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनका अमोर्टाइजेशन भी यहीं पर आएगा। अदर एक्सपेंसेस में रेंट, कन्वेंस, टेलीफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से फिर आपका प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया आपका बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहां एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आया उसमें से हम टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये टैक्स एक्सपेंसेस आप देखो लिखने का तरीका, पहले हम टैक्स प्रोविजन वर्ड लिखते थे, अब ये नहीं, अब टैक्स एक्सपेंसेस वर्ड लिखा था और उसमें 2 पॉइंट लिखा था, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। वहां लिख लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 22 नंबर, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसका भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे अलग से, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेकेंड ग्रुप में। यानी अगर आपने कोई अपना एक ब्रांच या अपना एक प्लांट बंद कर दिया है तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा वो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। और लास्ट में आप देखेंगे एक बात, बेसिक और डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, वहां लिख लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ये भी सेकंड ग्रुप में, अधिकांश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड ग्रुप में इससे रिलेटेड। तो S20 आपको बताएगा कैसे, हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, बट इट शुड बी डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिखा है। ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस आपको P&L में ही लिखना है, P&L के किसी नोट्स में या किसी एनेक्सर या किसी शेड्यूल में नहीं लिखना है। ऑन द फेस ऑफ P&L मतलब मेन जो P&L आपका बन रहा है वहीं पर एंड में लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि किसी नोट्स टू अकाउंट्स में या कहीं और आप एनेक्सर या कहीं डाल दें, ऐसा नहीं होगा। फिर नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि जहां कंपनियां लेस देन 100 करोड़ का टर्नओवर करती है वहां पर आप ये फिगर्स जो हैं वो हंड्रेड्स में भी दे सकते हैं, 1000 में दे सकते हैं, लैक्स में दे सकते हैं, मिलियन में, डेसिमल देयर ऑफ। लेकिन जहां मोर देन 100 करोड़ है वहां पर आपको फिगर 1000 में नहीं देना है, किस में लिखना है, लैक्स में लिखना है, मिलियन में या करोड़ में लिखना है, और डेसिमल देयर ऑफ।
एंड वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज इट शुड बी यूज यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमेशा आपको एक जैसी, ऐसा नहीं कि आपने पीएनएल अकाउंट में करोड़ ले लिए और बैलेंस शीट बनाई लैक्स में ले लिए, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है सब जगह पर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट था शेड्यूल थर्ड के हिसाब से। अब यहां पर शेड्यूल थर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल दिए, आप देखें नोट्स में 1 2 3 4। ये चारों एग्जाम्पल एज इट इज स्टडी मटेरियल से लिए, इंस्टीट्यूट आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वहां से, ठीक है। इन चारों एग्जाम्पल में आपको शेड्यूल थर्ड की कुछ रूल्स समझाने की कोशिश की गई। इसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं, इसमें ही रूल्स लिखे हुए, तो आप एक खुद ही एग्जाम्पल पढ़े और एग्जाम्पल में ही रूल्स लिखे हुए कि कैसे डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। ये 4 एग्जाम्पल पढ़ना है बस आपको, इसलिए क्योंकि कई बार मॉड्यूल से एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो हम ये 4 एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो बताना। इससे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन दे रखी, वो कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप एक बार देख लें इन चारों एग्जाम्पल को, ठीक। चलिए अब हम इस पूरे चैप्टर के सबसे ज्यादा आईएमपी पार्ट पर आ गए। आप देखना इस चैप्टर के आस्किंग बहुत कम है या बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन अगर कुछ इसमें सबसे आईएमपी है तो वह है मैनेजरियल रेमुनरेशन। सबसे ज्यादा समझने लायक कोई चीज अगर है तो वह है, आप देखें, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ठीक है। दिख रहा है आपको नोट्स में। इन 4 एग्जाम्पल के बाद में मैनेजरियल रेमुनरेशन के बारे में आपको डिटेल कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट दे रखी है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट दे रखी है। लेकिन अब कंपनी लॉ से रिलेटेड ये जो सेक्शन 197 कंपनीज एक्ट 2013 दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसमें आपको रेमुनरेशन के बारे में पूरा डिटेल समझाया गया। क्या कंपनियां अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, जो मेन सबसे बड़ी पोस्ट पर होते हैं, क्या उनको अनलिमिटेड रेमुनरेशन दे सकती है? नहीं। इसलिए कंपनी लॉ इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अपने मन मर्जी से, क्योंकि जनरली एमडी कौन होता है? जो कंपनी का ऑनर होता है, जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट वो ही एज ए रेमुनरेशन ले ले। इसलिए गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में ये रूल्स डाल रखे हैं कि रेस्ट्रिक्शन है कितना रेमुनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को या अदर डायरेक्टर्स को मिल सकता है। उसके बारे में बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आपको बहुत शांति से, इत्मीनान से पढ़ना है। ये समझ लो इस चैप्टर का की फैक्टर है ये। उसके अलावा इस चैप्टर में बाकी तो सिंपल है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बरसों से बनाते आए हैं, बरसों से मतलब बचपन से, जो 11th क्लास से, तो वही पीएनएल बनाना है, वही ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उससे पीएनएल बनाना है, उससे बैलेंस शीट बनाना है, कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, डिस्क्लोजर दिया होगा, वो इजी पार्ट है। मैं मैनेजरल रेमुनरेशन के 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो यहां पर स्टडी मटेरियल में आपको पूरा लॉ के हिसाब से डिटेल दे रखी है, लेकिन मैं इसका एक समरी फॉर्म बता रहा हूं। आप अपनी कॉपी में इस मैनेजरल रेमुनरेशन को इस तरीके से लिख के रख लें, ठीक है। ये वाला शायद नोट्स में प्रिंट नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में इसको एडिट किया है। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें, फिर समझें। तब तक के लिए वीडियो को रोक दें और पहले स्क्रीन से पूरा नोट, अभी तक मैंने आपको अपनी कॉपी में लिखने के लिए कुछ भी नहीं कहा। वो जो फॉर्मेट है वो तो नोट्स में लिखा हुआ ही है, उसको क्या लिखना। पहली चीज अगर जो आपको कॉपी में लिखने के लिए कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, आप सबसे पहले हेडिंग लिखें मैनेजरल रेमुनरेशन, ठीक। और उसमें आप फर्स्ट सेक्शन क्या लिखा है देखिए आप हेडिंग में, रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट्स। रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट, जिन कंपनीज में प्रॉफिट होता है वो कितना रेमुनरेशन दे सकते हैं। और सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कंपनीज हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, यानी जिनके पास प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है या लॉस है, क्या वो रेमुनरेशन नहीं देंगे? क्या उनके डायरेक्टर फ्री में काम करेंगे? नहीं, वहां पर भी रेमुनरेशन दे सकते हैं। वहां की लिमिट अलग है, यहां की लिमिट अलग है, ठीक है। तो पहले यहां की लिमिट के लिए आप एक ये पूरा देखिए ध्यान से। तो नंबर 1 सेक्शन 197 आपसे क्या कह रहा है
ओवरऑल लिमिट, पहला पॉइंट, ओवरऑल लिमिट कितनी है? ओवरऑल मैक्सिमम रेम्युनरेशन टू ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, यानी सारे डायरेक्टर, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गया, अदर डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब डायरेक्टर का टोटल रेम्युनरेशन आपके नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुई ओवरऑल लिमिट। अब इस 11% में से किसको कितना कितना मिलेगा वो पढ़ेंगे। क्या इस 11% को बढ़ा सकते हैं? तो नीचे लिखा हुआ नोट, दिस कैन बी इंक्रीज ओनली विद, तो 3 कंडीशन है, कंपनीज रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली कितना मानेंगे हम? 11%। अब इस 11% में से कौन सा डायरेक्टर कितना लेगा ये चेक करते हैं। तो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, डब्ल्यूटीडी मींस होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इन 3 लोगों को मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, बाकी सब अदर डायरेक्टर्स माने जाते हैं। तो इन 3 के बारे में स्पेशल लिमिट है, 2 पॉइंट है सामने, ए एंड बी। रेम्युनरेशन पेबल टू एनी वन, ध्यान से रखना, 1 एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी में एक मैनेजर है या एक एमडी है या एक होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसको, उस अकेले को 5% तक मिल सकता है, मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तक मिल सकता है उस अकेले को, और जनरली एक ही होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा हुए तो बी पॉइंट पर आए, इफ देयर इज मोर देन 1 एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, यानी हो सकता है आपके पास एक एमडी और एक होल टाइम डायरेक्टर हो, या एक एमडी और एक मैनेजर हो, या एक होल टाइम डायरेक्टर और एक मैनेजर हो, एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कब किसको अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है वो कंपनीज एक्ट में पढ़ना आप लोग। लेकिन अगर आपके कंपनी में मोर देन 1 एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, तो मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन? शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स टेकन टुगेदर। ऑल सच डायरेक्टर, सच मतलब होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इनका मिला के 10% ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो तीनों लोग हैं, एक एमडी भी, एक होल टाइम डायरेक्टर भी और एक मैनेजर भी है, तो तीनों का मिला के 10% ज्यादा नहीं हो सकता। वो 10% में आपस में बांट लें ये लोग, उसकी कोई लिमिट अलग से नहीं दे रखी है। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम रेम्युनरेशन। ठीक, ये हुआ इन 3 लोगों के। अब अदर्स के लिए आते हैं, थर्ड पॉइंट, फॉर अदर डायरेक्टर्स। अदर्स मतलब जो नॉट बीइंग एमडी, होल टाइम एंड मैनेजर, इनके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नाम सुनोगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो उन डायरेक्टर्स के लिए क्या रूल है? रेम्युनरेशन टू अदर डायरेक्टर्स हु आर नाइदर एमडी, नॉट होल टाइम एंड मैनेजर शेल नॉट एक्सीड 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ देयर इज एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, and 3% of net profit if there is no MD और whole time director और manager। तो आप ध्यान से समझो, यहां वापस से MD क्यों आ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी में if there is MD, अगर आपकी कंपनी में कोई MD है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो मैक्सिमम वर्क तो उसके ऊपर, वर्कलोड तो उस पर होता होगा, मेन डिसीजन मेकिंग का। तो फिर आपको रेम्युनरेशन कम मिलेगा, आपको सिर्फ 1% रेम्युनरेशन मिलेगा, कि आपको मतलब अदर डायरेक्टर्स को। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? इफ देयर इज एमडी, होल टाइम और मैनेजर। और नीचे में इफ देयर इज नो एमडी, यानी आपकी कंपनी कोई एमडी नहीं है या कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं या मैनेजर नहीं, ठीक है, तो फिर आपको रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको मतलब किसको? आप सभी अदर डायरेक्टर्स को। अगर एक भी एमडी है आपकी कंपनी में, होल टाइम नहीं हो, मैनेजर नहीं हो, चलेगा। अगर एमडी है तो फिर आपको 1% मिलेगा, और अगर एमडी भी नहीं है, होल टाइम भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं, तो फिर आपको कितना मिलेगा? 3% ऑल टुगेदर। 4-5 डायरेक्टर है मान लो, तो पांचों डायरेक्टर का मिला के कितना हो सकता है? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये अदर डायरेक्टर्स के बाद। तो ये पूरी समरी जो मैंने आपको समझाई है, ये जो नोट मैंने आपको दिए हैं, ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लें और एक बार रिवाइज कर लें, फिर ही आगे का पार्ट समझे, तो ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पेज पर आइए,
देखें जरा, वहां लिखा हुआ है सेक्शन सेकंड, रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो जिन कंपनी के पास कम प्रॉफिट है या प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो क्या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? तो यहां पर आप देखें किस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन यहां पर अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर प्रॉफिट बेस्ड रेमुनरेशन नहीं होगा। ऊपर हमने क्या देखा कि 11%, 5%, 10% ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो वहां प्रॉफिट था इसलिए प्रॉफिट पे परसेंटेज, यहां तो प्रॉफिट ही नहीं है ना, ठीक है, या बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत कम प्रॉफिट है। मान लो 1000 रुपए प्रॉफिट है, तो क्या 1000 रुपए पे रेमुनरेशन देंगे? नहीं। इसलिए यहां पर प्रॉफिट बेस्ड नहीं, यहां कैपिटल बेस्ड रेमुनरेशन है। और कैपिटल भी कौन सी? इफेक्टिव कैपिटल। तो देखिए कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखा वेयर द इफेक्टिव कैपिटल इज नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। यानी अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल, ये नया वर्ड है इफेक्टिव कैपिटल, और लॉ में जब भी कोई नया वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करते हैं। यहां कैपिटल एम्प्लाइड वर्ड नहीं लिखा है, इफेक्टिव कैपिटल वर्ड लिखा है, जिसका आगे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं उसका फॉर्मेट भी आपको बताता हूं इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आएगा। बट आप इतनी समझ लीजिए कि अगर इफेक्टिव कैपिटल माइनस में आ रही है या फिर प्लस में आ रही है बट लेस देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम है, 4 करोड़ 99 लाख तक, 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से कम है, तो आप कितना रेमुनरेशन दे सकते हो अपने डायरेक्टर्स को? सामने लिखा लिमिट, सेकंड नंबर कॉलम का हेडिंग देखें, लिमिट ऑफ ईयरली रेमुनरेशन। ईयरली रेमुनरेशन पेएबल शुड नॉट एक्सीड, और आप चाहे तो वहां ये भी लिख लेंगे टू ऑल डायरेक्टर्स। ये लिमिट एक एक डायरेक्टर के नहीं, सारे डायरेक्टर्स, उसमें होल टाइम भी आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गया, अदर डायरेक्टर्स भी आ गए, सबके मिला के ईयरली रेमुनरेशन आप 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, नॉट मोर देन 60 lakhs टू ऑल डायरेक्टर्स इफ इफेक्टिव कैपिटल इज नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। ऐसे आगे देखोगे 5 करोड़ हो एग्जैक्ट, या 5 करोड़ से ज्यादा हो, 5 करोड़ एंड अबव, बट लेस देन 100 करोड़ तो 84 लाख, 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़ तो 120 लाख। तो आप यहां इस टेबल में से सारा या तो अपनी कॉपी में लिख लें। तो फर्स्ट आपने अपनी कॉपी में लिखा व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल, और दूसरा पार्ट ये लिखेंगे व्हेन इनएडिक्वेट प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पूरी एक टेबल बन जाएगी। इसको लिमिट थोड़ी सी अजीब है, याद रखना पड़ेगी। इसमें 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, और अगर आपकी कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ एंड अबव, तो सामने लिखा हुआ है 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। यानी सपोज आपकी इफेक्टिव कैपिटल 300 करोड़ है, तो 250 तक आपको 120 लाख रुपए दे सकते हो, और 250 से एक्सेस कितना हुआ आपका? 300 तक गए ना, तो 300 माइनस 250 तो 50 करोड़ ये एक्सेस है। तो जो 50 करोड़ है, इस 50 करोड़ का 0.01% इतना रेमुनरेशन और दे सकते हो 120 लाख के अलावा। 120 लाख मतलब आप समझे 1 करोड़ 20 लाख। तो ये जो लिमिट दे रखी है ये कैपिटल बेस्ड है, और ये ईयरली रेमुनरेशन है टू ऑल ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट रेमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट मे बी पेड इफ द रिजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर इन स्पेशल इज ए स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। और भी बहुत कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, तो नॉर्मल ये रूल लगाना है। अब इफेक्टिव कैपिटल मींस क्या, तो उसका भी एक फॉर्मेट आपको नीचे नजर आएगा, मैंने दिया हुआ है, उसी पेज पर देखें इफेक्टिव कैपिटल। और मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं एक बार इफेक्टिव कैपिटल का मतलब, ठीक है। जिनके पास नोट्स अवेलेबल ना हो यहां से चेक कर लें। फॉर दिस पर्पस ओनली, इस रेमुनरेशन पर्पस के लिए इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होगा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर्स। एडवांस अगेंस्ट शेयर्स मींस कॉल्स इन एडवांस को छोड़ के, और एप्लीकेशन मनी को भी छोड़ के। जो पेड अप शेयर कैपिटल है
और यहां शेयर कैपिटल लिखा है, मे बी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल, तो आप ये भी लिख लेना इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक। दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम मींस शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लेना, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, ध्यान से पढ़ लेना। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है क्योंकि वो रियलाइज्ड नहीं होता है। ऐसे तो आप अपने असेट को 10 लाख के असेट को 50 लाख कर दो और रिजर्व क्रिएट कर लो, ठीक है, तो वो रिजर्व के अगेंस्ट में कोई कैश बैकअप नहीं है, कोई रिसोर्सेज बैकअप नहीं है, ठीक है, वो अनरियलाइज्ड है, वो एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ है। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड डिपॉजिट्स रिपेबल आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो नीचे लिख दिया मैंने क्लियर, एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन्स, ये जो सीसी लिमिट होते हैं, ओवरड्राफ्ट होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर लोन होते हैं, डिमांड लोन कहते हैं इसको। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स अनलेस फंडेड, बैंक गारंटीज एक्सेट्रा एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये अनलेस वर्ड से आपको कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ऑल टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर एक्सक्लूडेड। ओनली लॉन्ग टर्म लोन पेबल आफ्टर 12 मंथ, ठीक है। तो एक तरीके से देखो तो इनडायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही तो हुआ, वहां पर भी दी था कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल आ गई मींस शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल होती है वो आ गई। रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो भी आ गए, सिर्फ क्या छोड़ना है रिवैल्यूएशन, तो शेयर होल्डर फंड तो पूरा आ गया। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं गए। ये लायबिलिटी साइड में से ये चीज है। लेस क्या करना है, तो लेस में आप सेकंड नंबर पॉइंट पहले देखें। लेस में आपको करना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। कई बार आपने देखा होगा कि पुराने बैलेंस शीट में अक्सर असेट साइड में एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग होता था, जहां प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा होता था, मींस लॉस। तो एक तरफ रिजर्व्स आपने प्लस किए, तो दूसरे लॉस आपको क्या करना है, माइनस, सिंपल बात है। तो ठीक है, तो ये जो फिक्टिशियस असेट्स होती है नॉट रिटर्न ऑफ, अब तक रिटर्न ऑफ नहीं की, उसको रिटर्न ऑफ कर दो आप। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे कोई भी फिक्टिशियस आइटम्स होते तो माइनस कर देना है, ठीक। यानी एक तरफ रिजर्व्स प्लस करना है, लॉस माइनस, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लॉसेस लेस करने के ऊपर एक और लेस वाला पॉइंट लिखा हुआ है, एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट भी लेस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट लेस, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट लेस करने के लिए वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट तो रियल एसेट होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। अगर ऐसे सारे एसेट माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, जीरो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कब माइनस करने का कहा है, आप देखिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स। यानी जिन कंपनी का तो बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स, स्टॉक खरीदना, शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स खरीदना, उनके केस में आप इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी ट्रेडिंग असेट है, उनसे ही तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बाकी सारी कंपनियां जो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सिंपल, जैसे रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिनका बिजनेस गुड्स खरीद के और बेचना होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, अगर उनने इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसका मतलब वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, यानी उस इन्वेस्टमेंट से वो अदर इनकम कमा रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल का एक पार्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कर दिया, यानी अपने बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो कैपिटल में कितना एम्प्लॉयड हुए, इफेक्टिवली कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, माइनस। बात मेरी फिर से सुन लेना, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो माइनस नहीं करना है, क्योंकि उनका मेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो लगी होती है, शेयर सिक्योरिटी में तो लगी होती है, इसलिए वहां माइनस नहीं करना है। लेकिन जो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उस केस में आपको माइनस करना है। ये आएगी इफेक्टिव कैपिटल। और ये कैपिटल अगर आपकी ऊपर जो लिमिट दे रखी थी करोड़ के हिसाब से 5 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, अगर उतनी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहां तक
आप इन दोनों रूल्स को, मतलब रेम्यूनरेशन मैंने कहा मेन पार्ट है। एक तो मैंने आपको शेड्यूल बताया, शेड्यूल 1 बैलेंस शीट, शेड्यूल 2 आपको बताया मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो पूरा पढ़ा है। अगर वो आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो आप पहले उसको रिवाइज कर लें, ठीक है, वीडियो को वापस से देख लें। फिर इस चैप्टर का मेन पार्ट मैंने आपको मैनेजरल रेम्यूनरेशन पढ़ाया, तो मैनेजरल रेम्यूनरेशन के 2 पार्ट पढ़ाए मैंने, आप इन दोनों पार्ट को रिवाइज कर लें, इनके दोनों पॉइंट जो है नोट्स बना के रख लें। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करके रख लें, ठीक है।